हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया प्रॉब्लम। और मैं तो बोलूँगा लास्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मैं बोलूँगा बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो जो डायरेक्ट मेथड हमने देखी तो उसका ये ऐसा समझ कर चलना, दिस इज आवर लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? तो इल्लू 11 नंबर का इल्लू हम लोग गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो for Gamma Limited for the year ending 31st March 2011। ठीक है, तो आपको Gamma Limited का क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, और 31st मार्च 11 के एंडिंग पे बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन दी है आपको उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या बना रहे हो? आप लोग इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 135 crores, out of which 60% was cash sales। very important, total sales 135 करोड़ का हुआ और उसमें से बोला जा रहा है 60% कैश सेल्स था। ओके, तो मुझे एक बात बताना, अगर तुम्हारा 60% कैश सेल है तो उतना पैसा तो आपको मिला होगा। ओके, तो ये आपकी रिसिप्ट है जो बार बार आपको रिसिप्ट होते रहती है, रिकरिंग रिसिप्ट है। तो जो आपका कैश सेल्स रहेगा दैट विल बी योर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो तुम्हारा इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, फिर भी तुम्हारा 40% जो रहेगा ना वो तुम्हारा क्रेडिट सेल रहेगा। अभी सिर्फ हमको इतना पता है कि क्रेडिट सेल हमारा 40% है, क्या करना है क्या नहीं बाद में सोचते हैं। उसके आगे परचेसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 55 crores, आउट ऑफ व्हिच क्रेडिट परचेस वाज 80%। तो जितने भी परचेसेस थे उसमें से 80% था क्रेडिट, तो आपको नहीं लगता 20% वेयर कैश परचेसेस, तो 55 करोड़ का 20% जो रहेगा वो हमारा क्या बताना, कैश परचेसेस है, उसकी हमारे पास से पेमेंट गई होगी। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 18 crores। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हुए? 18 करोड़ हुए हैं। मतलब आपके पास से पैसा गया कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सैलरी पेड अमाउंटेड टू 22 करोड़। तो आपने जो सैलरी पे करी वो भी आपके रिकरिंगली पेमेंट होते रहती है, तो इसको भी आप लोग कहां पे डालोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालोगे। ठीक है, द कंपनी रिडीम्ड डिबेंचर्स ऑफ 20 crore एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब कंपनी ने डिबेंचर्स रिडीम करे। ओके, मतलब डिबेंचर का रीपेमेंट किया। अरे किसने किया? कंपनी ने किया। ठीक है, और वो भी कैसे किया बताना, प्रीमियम पे किया। कितना परसेंट प्रीमियम? 10% प्रीमियम। मतलब 20 करोड़ के डिबेंचर थे, लेकिन कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को कितने देने थे? 22 करोड़ देने थे। 22 करोड़ वेयर पेबल। बात समझ में आ गई सबको? आगे, डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 crore टुवर्ड्स द रिडेम्पशन। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर आपके पूरे डिबेंचर होल्डर्स को देने थे 22 crores, अब ये 22 करोड़ कहां से आए? 20 करोड़ था नॉमिनल वैल्यू का और 10% था प्रीमियम का, मतलब ये कितना हो गया? 22 करोड़। इतना देना था डिबेंचर होल्डर्स को, और उसमें से वहां पे दिया गया है कि डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड 15 करोड़ टुवर्ड्स रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन के लिए उनको 15 करोड़ के इक्विटी शेयर्स दिए गए। ओके, तो 22 करोड़ में से 15 करोड़ दिए गए हैं इक्विटी शेयर्स, और वहां लिखा है बैलेंस टू बी पेड इन कैश, और जो बचा हुआ बैलेंस था वो कैश में पे किया, ऐसा वहां पे लिखा गया। तो मुझे एक बात बताना, उनको कैश टोटल आपने कितनी दी होगी? तो जवाब आता है 7 करोड़ की दी होगी। ओके, 7 करोड़ का हमने उनको क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हो? आप लोग तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? कितनी कैश आ रही, कितनी कैश जा रही, बस हम लोग यही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स को देने थे 22 करोड़, जिसमें से अगर 15 करोड़ के आपने इक्विटी शेयर्स दिए तो मुझे लगता है ना तो कैश आई ना तो कैश गई। ओके, तो ये 15 करोड़ का आप लोग
कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। ये 15 करोड़ कहाँ नहीं दिखेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा। हाँ, बट ये जो 7 करोड़ है ना, ये जरूर आपका आउटफ्लो बुक के नजर आएगा। ये 7 करोड़ की जो आपने कैश दी, ये तुम्हारा आउटफ्लो दिखेगा। कौन सी एक्टिविटी? बेटा डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर रीपे करना इज अवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंस से रिलेटेड पार्ट है। ओके, तो ये आउटफ्लो दिखेगा डेफिनेटली, लेकिन किस एक्टिविटी के अंदर बताना? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1.5 करोड़। डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी दिया। और मुझे एक बात बताओ, अगर डिबेंचर इशू करना इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उस पे इंटरेस्ट भी देना क्या हो जाएगी? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही हो जाएगी। तो ये इंटरेस्ट भी कहा जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। उसके बाद डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 11.7 करोड़। तो भाई वो बोलता है कि डिविडेंड पेड जो किया आपने, वो कितना पे किया है? 11.7 करोड़ का पे किया है, इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड हम लोग देते हैं शेयर होल्डर्स को, और जब हमने शेयर इशू करे तो हम मानते हैं कि शेयर इशू करना इज अवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना, ये भी तुम्हारी क्या बनेगी बताना? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी। अकॉर्डिंगली तुम लोग क्या करने वाले हो? वो डिविडेंड पेड को भी उठा के कहां डालेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालेंगे। क्लियर? उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 करोड़ वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़। इन्वेस्टमेंट थी और कितने की थी? 12 करोड़ की। इसको आपने बेचा, और काहे पे बेचा? प्रॉफिट पे बेचा। कितने के प्रॉफिट पे बेचा? 2.4 करोड़ के प्रॉफिट पे बेचा। बात समझ में आ गई सबको? तो मुझे एक बात बताना, आपने एक्चुअल में बेचा कितने पे फिर इन्वेस्टमेंट को? तो आप बोलेंगे सर 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट, तो इसका मतलब 14.4 करोड़ में हमने बेचा होगा। आई होप आपको समझ में आया। बट मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट बेची, क्या बोलो? इन्वेस्टमेंट बेची, तो बताओ कौन सी एक्टिविटी हुई? तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ओके, उसके बाद 8 करोड़ were paid towards income tax during the year। तो बेटा तुमको बहुत अच्छे से पता है, इनकम टैक्स को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बताते हैं पेमेंट किया हुआ। ठीक है, तो ये आपको कहाँ बताना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद ये भी बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट है। अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग 21 करोड़ वाज परचेज्ड। मतलब आप एक नया प्लांट ला रहे हो और कितने का परचेज कर रहे हो? 21 करोड़ का आप नया प्लांट परचेज कर रहे हो। ठीक है, इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। ठीक है, ओल्ड प्लांट के एक्सचेंज में आप लोग क्या कर रहे हो बताना? एक नया प्लांट ला रहे हो। मतलब एक बात साफ हो गई, अपना जुना पुराना प्लांट जाएगा, नया प्लांट आएगा। ओके, द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट वाज 12 करोड़। बुक वैल्यू कितनी थी पुराने वाले प्लांट की? 12 करोड़। मतलब हमारे बुक्स में पुराना प्लांट कितने पे दिखाई दे रहा था? 12 करोड़ पे दिखाई दे रहा था। बट द वेंडर टुक ओवर द ओल्ड प्लांट एट अ वैल्यू ऑफ 10 करोड़ ओनली। लेकिन वो वेंडर ने बोला कि भाई इसकी 10 करोड़ से ज्यादा वैल्यू नहीं है। हम बोल रहे थे भाई देख हमारे बुक्स में 12 करोड़ पे नजर आ रहा है, बट वेंडर ने क्या बोला? इसकी वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर नहीं है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आप जो नया प्लांट ले रहे हो, तो ये नया प्लांट है कितने का? 21 करोड़ का। आपका जो ओल्ड प्लांट गया वो एक्चुअल में कितने का गया? तो भाई बुक वैल्यू तो उसकी 12 करोड़ थी, बट लेकिन वेंडर ने उसको कितने पे एक्सेप्ट किया? 10 करोड़ पे। ओके, 10 करोड़ पे एक्सेप्ट किया है ओल्ड प्लांट को। ठीक है, तो वेंडर बोलेगा देख भाई मेरा जो नया प्लांट है वो 21 करोड़ का है, और तू जो मेरे को प्लांट दे रहा है वो 12 करोड़ मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ ये 10 करोड़ है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अब वेंडर बोला तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन तो क्या इतने में ही काम हो जाएगा क्या? जवाब नहीं। 21 करोड़ का नया प्लांट है,
आपका पुराना प्लांट उसकी वैल्यू कितनी डिसाइड हुई है 10 करोड़, तो आपको नहीं लगता आपको फर्दर 11 करोड़ फिर भी देने पड़ेंगे? अरे बात समझ रहे हो ना आप लोग? फिर भी 11 करोड़ तो आपको आपके जेब से डालने पड़ेंगे ना। नया प्लांट है 21 करोड़ का और पुराना प्लांट कितने में एक्सेप्ट हुआ 10 करोड़ में, तो फिर भी आपको कितना कैश पे करना पड़ेगा 11 करोड़ कैश में पे करना पड़ेगा। किसके लिए? उस नए प्लांट के लिए। ओके, तो इन टोटल देखा जाए तो ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो रही है। प्लांट परचेस करना इट बिकम्स योर व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? और इसको क्या बताएंगे? आउटफ्लो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद द फॉलोइंग बैलेंसेस आर आल्सो प्रोवाइडेड। लो यहां से जरा सा प्रॉब्लम बदला, पलटी मारिए प्रॉब्लम ने। क्या बोलता है वो? द फॉलोइंग बैलेंसेस आर आल्सो प्रोवाइडेड। कुछ बैलेंसेस भी आपको प्रोवाइड करे गए हैं। ओके, अब कौन से बैलेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं? तो वहां पे देखो सब रुपीस इन करोड़ है। डेटर का बैलेंस दिया है 1/4/10 का, कितना है 45, और 31 मार्च 11 का दिया है कितना 50 करोड़। क्रेडिटर का 1/4/10 का दिया है 21 करोड़ और 31/3/11 का दिया है 23 करोड़। तो आपको नहीं लग रहा कि उसने ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर भी दिया। ठीक है, और बैंक दिया है ओपनिंग बैलेंस ओनली। देखो बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग है, एंड का नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था? हमको एंड का भी देते थे तो हमारा प्रॉब्लम लास्ट में टैली हो जाता था, हमको समझता था। बट अब यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो अगर सही आया तो सही, गलत आया तो गलत, आपको टैली करने नहीं जमेगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम है। आप पूछेंगे सर ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसका हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या करना? तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, और सेम चीज क्रेडिटर्स के लिए भी है। बट दो आइटम और ऐसे हैं जो इस डेटर के अकाउंट में आएगा, जो क्रेडिटर के अकाउंट में आएगा। वो क्या होता है? तो आपको नहीं लगता जो आपने क्रेडिट सेल किया था वो क्रेडिट सेल का एक पार्ट आपके डेटर में भी जाएगा? अब जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 45 करोड़, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 45 करोड़ और क्लोजिंग दिख रहा है 50, मतलब डेटर्स बढ़ गए ना, कितने से बढ़े 5 करोड़ से। शुरुआत में ईयर के शुरुआत में हमको लोगों से आने बाकी थे कितने 45 करोड़, अब एंड में 31/11 में ऐसा दिख रहा कि 50 करोड़ ही आने बाकी है, मतलब ज्यादा आने दिखाई दे रहे। ये क्या जादू हुआ क्या, मैजिक हुआ क्या? जवाब नहीं, यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल किया था ना बच्चों, 135 करोड़ में 60% कैश था तो 40% तो आपका क्रेडिट सेल था, मतलब 54 करोड़ क्रेडिट सेल था। तो अगर शुरुआत में मुझे 45 करोड़ आने बाकी थे तो मैंने साल भर में 54 करोड़ का जो क्रेडिट सेल किया, तो मुझे एक बात बताओ मुझे लोगों से टोटल कितने आने बाकी थे? तो आप बोलेंगे सर 99। कैसे 99 आए? बिगिनिंग में 45 और प्लस जो मैंने क्रेडिट सेल किया तो उन लोगों से भी तो आने बाकी है ना, तो टोटल मुझे कितना आना बाकी दिखाई दे रहा था? तो आप बोलेंगे सर 99 करोड़ आना बाकी दिखाई दे रहा था या दिखाई देना चाहिए था, लेकिन एंड में कितना दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर वहां तो सिर्फ 50 करोड़ दिखाई दे रहा है, तो माइनस करो 50 करोड़, तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा 49 करोड़। तो ये जो 49 करोड़ है तो ये एग्जैक्टली काइंडली फिगर है बताना। तो 49 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ योर कैश रिसीव्ड। ओके, तो बच्चों एक्चुअल में देखा जाए तो हमको कितने पैसे मिल चुके होंगे? 49 करोड़ मिल चुके होंगे, क्योंकि देखो आपका बिगिनिंग में 45 करोड़ आना बाकी था, फिर हमने जो क्रेडिट सेल किया तो वो था 54 करोड़ का, तो मतलब टोटलिटी में हमको 99 करोड़ आने बाकी दिखाई दे रहे थे,
बट मुझे एक बात बताओ, एंड में लेकिन कितना बैलेंस आना बाकी दिखाई दे रहा था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था डेटर का, तो वो तो 50 करोड़ था। इसका मतलब क्या हुआ, हमको 49 करोड़ रुपीस आ चुके होंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा, 49 करोड़ हमको आ चुके होंगे। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, 49 करोड़ अगर आ गए होंगे, इसका मतलब तुमको रिसिप्ट मिली होंगी, इसका मतलब तुमको कैश मिली होगी। तो मुझे एक बात बताओ, डेटर से पैसा वसूल होना बार बार होता है या कभी कभार एक बार होता है? तो आप बोलेंगे सर ये तो बार बार होते रहता है। तो बोलो कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी। ओके, सेम वे परचेसेस का भी होगा। ये जो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे भी यही बात होने वाली है। कैसे होगी बताना, क्योंकि क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था 21 करोड़ और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताना 23 करोड़। बात समझ में आ गई? तो आपको नहीं लगता कि हमने यहाँ पे क्रेडिट में परचेस भी किया था? कैसे किया था बताना, हमने टोटल 55 करोड़ का परचेस किया था 55 करोड़ का, जिसमें से 80% क्रेडिट था। तो 55 करोड़ का 80% लगाओ, दैट कम्स टू 44 करोड़। ये 44 करोड़ काय पे हुआ था? क्रेडिट पे होके गया था। बात क्लियर है सबको? तो अगर 44 करोड़ तुम्हारा क्रेडिट पे हुआ, तो मुझे एक बात बताओ, आपके बिगिनिंग में क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना था 21, मतलब आपको लोगों को कितना देना बाकी था 21, और फिर नया क्रेडिट परचेस किया तो आपको और 44 करोड़ देना बाकी था। तो इन शॉर्ट आपको इन टोटलिटी कितना देना बाकी था? तो 65 करोड़ देना बाकी था। कितना देना बाकी था? 65 करोड़ का देना बाकी था। बट वहां पे एंड में कितना देना बाकी दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर वहां तो 23 करोड़ ही देना बाकी दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आपको जो बैलेंस बचा होगा ना, वो कैसे बचा होगा? क्योंकि आपने वहां पे कैश पे करी होगी, तब जाके फिर उतना क्लोजिंग बैलेंस आपको वहां पे नजर आ रहा है। तो इन शॉर्ट मुझे बोलना इतना ही है, ये डेटर क्रेडिटर का जो बैलेंस दिया, यहां से हम लोग क्या निकालने वाले बताना, डेटर से कितना पैसा आया, क्रेडिटर को कितना पैसा दिया, ये सब चीजें हम लोग यहां से निकालने वाले हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो चलो अब हम लोग ये प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग फॉर्मेट। ओके, या आप लोग सब लोग सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Gamma Limited cash flow statement. Gamma Limited cash flow statement for the year ended 31st March 11. For the year ended 31st March 11, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज, ओके, और ये रुपीज इन करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा तो लिख देना रुपीज इन करोड़, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहला आएगा ए फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सॉरी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसा ही निकाल देना, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लोज फ्रॉम व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर 2/3 जगह ले लेना और फिर बाकी के 1/3 पार्ट में लिखना कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर इसके बाद
यहां पे भी आप लोग लिखोगे पर्टिकुलर्स रुपीज इन क्रोर्स, रुपीज इन क्रोर्स। ओके, तो यहां पे सी फॉर लिखने वाले हो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद डी में आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज in cash and cash equivalent, net increase or decrease in cash and cash equivalent। फिर ई में आएगा cash and cash equivalent at the beginning, और फिर आएगा एफ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, एट द एंड। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ बना के रख दिया। और बेटा अपने को दो चीजें और लगने वाली है। कौन सी? एक लगेगी आपको डेटर्स का अकाउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट, और एक लगेगी क्रेडिटर्स का अकाउंट। ये भी हम लोग वर्किंग नोट के थ्रू बना लेंगे। ठीक है, एक डेटर का अकाउंट लगेगा और दूसरा क्रेडिटर का भी आपको अकाउंट लगने वाला है। ठीक है, तो अब इतना हमने अगर बना लिया तो अब हमको सिर्फ क्या करना है, सॉल्विंग का काम करना रहेगा। ठीक है, चल फटाफट काम करते हैं। सबसे पहला sales for the year amounted to 135 crores, out of which 60% was cash sales। ओके, मेरे को एक बात बताओ, अगर 135 करोड़ में से 60% कैश सेल है तो पैसा आया होगा कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक काम करना, 135 इंटू 60 करोड़, तो ये आता है आपका 81 करोड़। तो ये 81 करोड़ उठाओ और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल देना, और यहाँ पे क्या लिखोगे? कैश सेल्स। और ये कैसे निकला? 135 इंटू क्या करने वाले हो? 60%। ठीक है, तो ये कितना आता है? 81 करोड़। और ये इनफ्लो होगा तो अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया? इनफ्लो बता दिया। बट मुझे एक बात बताओ, फिर भी 54 करोड़ तो तुम्हारा क्रेडिट सेल्स है। 135 करोड़ में से अगर 60% कैश है तो 40% तुम्हारा क्या रहने वाला है? क्रेडिट सेल्स रहेगा। मेरे को एक बात बताओ, जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो तो उसकी एंट्री क्या मारते हो? तो आप बोलेंगे सर हम तो एंट्री मारते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपने क्योंकि डेटर का अकाउंट बना के रखा है, एक लाइन छोड़ के हम लोग पोस्टिंग कर देते, क्या एंट्री आएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, डेटर के डेबिट में एक लाइन छोड़ के लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। और ये कैसे आएगा बताना? 135 करोड़ का 40% करोगे, 135 करोड़ का कितना करने वाले हो? 40% कर दोगे। तो मुझे एक बात बताओ, दिस कम्स टू कितना? 54 करोड़। तो हमने डेटर में क्रेडिट सेल पे डाल दिया। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद परचेसेस 55 करोड़ के होते, लेकिन जिसमें से क्रेडिट परचेस 80% ही था। टोटल परचेसेस 55 करोड़ के और उसमें क्रेडिट परचेस है 80% का, मतलब 55 करोड़ इनटू 80% दैट कम्स टू 44 करोड़। ये 44 करोड़ का तुम्हारा क्रेडिट परचेस है। क्रेडिट परचेस की एंट्री फटाक से बोलो क्या आती है? तो आप बोलेंगे सर परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट आएगी। तो बेटा क्रेडिटर का तो अकाउंट आपने बनाया है, परचेस टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में जाके मैं लिखूंगा बाय परचेस। ओके, एक लाइन छोड़ के लिख देना, क्रेडिटर के क्रेडिट में जाके लिखना बाय परचेस। ठीक है, और वो आएगा कितना बताना? 44 करोड़।
ये कितना आएगा बताना 44। और ये फिगर मैंने डिराइव कैसे किया है बच्चों, तो कुछ खास नहीं, 55 into 80% कर दिया, 55 करोड़ into 80%, तो ये मिला मुझे क्रेडिट परचेस। लेकिन मुझे एक बात बताना, अगर ये इतना क्रेडिट परचेस है तो आपको नहीं लगता 11 करोड़ का 11 करोड़ का कैश परचेस भी है? अगर कैश परचेस है तो इंस्टेंटली आपके पास से जाएगा पैसा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको आउटफ्लो बोल के बताना पड़ेगा, बिकॉज इट इज व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डाल देते हैं कैश परचेसेस, ओके, और ये आएगा कैसे, 55 करोड़ का 20%, तो जो निकल के आएगा कितना, 11 करोड़। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 18 करोड़ और सैलरी पेड 22 करोड़। ये दोनों ही एक्सपेंडिचर है जो आप लोग बार बार करते रहते हो, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो बोल के बताना पड़ेगा। तो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं, ये 18 करोड़, तो हमने 18 करोड़ लिख दिया। उसके अलावा सैलरी पेड 22 करोड़, तो आप यहाँ पे क्या करोगे बताना, सैलरी पेड 22 करोड़ यहाँ पे आप लोग डालने वाले हो, ओके। तो अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे क्या कर दिया, काम कर दिया एक्सपेंडिचर्स का भी। उसके बाद द कंपनी रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. डिबेंचर होल्डर were issued equity shares of 15 crore towards redemption and the balance was paid in cash. डिबेंचर इंटरेस्ट पेड वो आगे की बात है। मुझे एक बात बताओ, आपके टोटल डिबेंचर 20 करोड़ के थे, उसको 10% के प्रीमियम पे आपको रिडीम करना है, मतलब आपको टोटल कितना देना है, 22 करोड़ का देना है। अब उसमें से 15 करोड़ के आप लोग इक्विटी शेयर्स इश्यू करने वाले हो। आप बोलेंगे सर वो जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई ना, तो बच्चों को डेफिनेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट ये इक्विटी शेयर जो आप लोग इशू कर रहे हो ना, इसमें आपको कोई कैश नहीं मिल रही है। हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स देके उनका मैटर रफा दफा कर रहे हैं। जब इक्विटी शेयर्स इशू करोगे फॉर कैश, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोल के हम लोग हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में लाएंगे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात समझ में आ गई आपको? तो हम लोग ये 15 करोड़ का कैश फ्लो में कुछ नहीं करेंगे। रहा सवाल 7 करोड़ की कैश का, ये तो आपने पे किया, किनको पे किया, डिबेंचर होल्डर्स को पे किया, तो ये डेफिनेटली तुम्हारी क्या बनने वाली है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और वो कितना जाएगा बताना, 7 करोड़। लगा तो वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस दे दो, ये हमारी क्या रहेगी, वर्किंग नोट 3, ठीक है। आई होप सबको समझा होगा। उसके बाद उसी में लिखा है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का डिबेंचर इंटरेस्ट भी पे किया है। डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसका इंटरेस्ट भी देना, वो भी क्या बनेगी बताना, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी। तो आप क्या करेंगे, और बेटा देखो एक चीज का ध्यान रखना, देखो एक चीज गलती मत होने देना, ये जितने भी तुम्हारे एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं प्लीज ध्यान दो, जो भी तुम्हारे एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं सबको आप लोग आउटफ्लो बोल के बताओगे, ये चीज का प्रॉपर ख्याल रखना, ओके। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आपको कैसे बताना पड़ेगा, एज एन आउटफ्लो बोल के बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, तो ये भी तुम्हारा आउटफ्लो रहेगा। तो देखो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट पेड 1.5 करोड़, तो ये भी मैं एज एन आउटफ्लो बोल के बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 11.7 करोड़, तो आपने डिविडेंड पे किया और कितना पे किया, 11.7 करोड़ का। दिस इज आल्सो योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो आप फाइनेंसिंग में लिख देना डिविडेंड पेड 11.7 करोड़, और ये भी तुम्हारा क्या है बताना, आउटफ्लो है। बस इसमें यही चीज याद रखना,
ये बहुत बार हो जाता है, आउटफ्लो रहने के बावजूद ब्रैकेट यहाँ पे नहीं जाता, तो बस इतना ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 करोड़ वे सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़। तो आपने इन्वेस्टमेंट बेची और कितने पे बेची? प्रॉफिट पे बेची, और कितना के प्रॉफिट पे? 2.4 करोड़ के। तो 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 2.4 करोड़ के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, मतलब 14.4 करोड़ में बेचोगे, मतलब आपके पास में क्या आ रहा है? पैसा। तो कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और ये कैसे आएगा बताना? 12 प्लस 2.4, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 14.4। अब क्योंकि ये इनफ्लो है तो ये पॉजिटिव फिगर बोल के हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 8 करोड़ वेर पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स, मतलब आपने 8 करोड़ पे किया है इनकम टैक्स का, तो वो तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी, वहां पे आउटफ्लो बताएंगे। तो इसके ऊपर एक लाइन छोड़ दो और वहां पे लिखना टैक्सेस पेड, और कितना टैक्सेस पे किया आपने? 8 करोड़ के, तो ये आउटफ्लो बोल के बता देना। उसके बाद a new plant costing 21 crore was purchased in part exchange of old plant. The book value of old plant 12 crore, but the vendor took over the old plant at a value of 10 crore only. Balance was paid in cash to the vendor. तो बहुत सीधी बात है, 21 करोड़ का नया प्लांट है, हमने उसके बदले में हमारा पुराना प्लांट दिया। पुराने प्लांट की हमारे पास बुक वैल्यू 12 करोड़ थी, बट हमारे पास क्या बुक वैल्यू है? उससे वेंडर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेंडर बोलता है मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 10 करोड़ है। ओके, उसने बोला 10 करोड़ में मैं पुराना तेरा प्लांट लेता हूं और बचे हुए तू कैश में मुझे पे कर दे। तो उसको कैश कितना पे करना पड़ेगा? 11 करोड़। फॉर व्हाट? फॉर दैट प्लांट। तो आपको नहीं लगता फिक्स एसेट परचेज किया है? कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो हो रहा कि आउटफ्लो हो रहा? तो बेटा आउटफ्लो हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट। परचेज ऑफ व्हाट? प्लांट। तो कैसे निकालेंगे? 21 माइनस क्या कर देना? 10 करोड़, तो ये कितना आता है? 11, ठीक है। और 11 का आने क्या वाला है? आउटफ्लो। इज दैट क्लियर? 11 का आएगा आउटफ्लो। उसके बाद फॉलोइंग बैलेंसेस। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 45 और क्लोजिंग बैलेंस है 50। अब ये डेटर अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है 45। डेटर इज योर असेट, तो इसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो डेटर के डेबिट में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कितना आएगा बताना? 45 करोड़। और वैसे ही उसका क्लोजिंग बैलेंस है 50 करोड़ का, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस आता है अपोजिट साइड में, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और कितना आएगा बताना? 50 करोड़, ठीक है। वैसे क्रेडिटर का भी दिया है 21 करोड़ ओपनिंग है, 23 क्लोजिंग है, बट क्रेडिटर को होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे क्रेडिट में लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 21 करोड़ आएगा, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा अपोजिट साइड में, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और कितना आएगा बताना? 23 करोड़ का आएगा, ठीक है। वहां पे और एक आइटम दिया गया है, दैट इज बैंक। बैंक का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है। अब बैंक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है, तो आप क्या करोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बिगिनिंग में डाल के रखोगे 6, ओके। तो आउटर कॉलम में जाने देना 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। तो 6 करोड़ हमने कहां निकाला है? बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब वैसा देखा जाए तो डेटा जितना दिया था हमने सारा काम कर दिया, बट अभी 2 इंटरप्रिटेशन बाकी है। मुझे एक बात बताओ, ये डेटर अकाउंट में देखो, ओपनिंग डेटर में 45, मतलब आना बाकी था लोगों से 45 का, फिर और हमने क्रेडिट सेल किया 54 करोड़ का, तो मुझे एक बात बताओ टोटल कितना आना चाहिए था? 45 प्लस 54, 99 करोड़ आने चाहिए थे। तो
तो बैलेंस भी कितना दिखना था 99 करोड़ का, लेकिन अब बैलेंस कितना दिख रहा है बच्चों, सिर्फ 50 करोड़ का दिख रहा। मतलब क्या हुआ, हमको कहीं ना कहीं 49 करोड़ रुपीस मिले होंगे, तभी जाके तो हमारा डेटर का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, बाय बैंक, और यहाँ पे लिखना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, क्योंकि आपको डेटर से पैसे मिले होंगे ना, तभी जाके हमारा ये बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। और कितने मिले होंगे, 49 करोड़, और ये मैंने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। ये इसकी मैंने टोटल किया 99, और ये 99 में से 50 माइनस कर दिया, तो मैंने बोला कि भाई ये जो बचा होगा ना, ये मुझे डेटर से पैसे मिले होंगे। होल्ड करना, डेटर से पैसे मिले होंगे ना, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, डेटर से बार-बार पैसा मिलते रहता, तो दिस इज योर व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके लिख देना रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, और कितना रिसिप्ट है 49, बट ये होगा इनफ्लो, ये तुम्हारे लिए इनफ्लो रहेगा, ठीक है। अब वैसे ही यहां क्रेडिटर्स का भी अकाउंट है, क्रेडिटर से बिगिनिंग में आने चाहिए, या हमको देने थे कितने 21 करोड़, देना बाकी था 21 करोड़, और फिर हमने फर्दर क्रेडिट में परचेस किया 44 का, तो टोटल हमें क्रेडिटर्स को कितना देना था, 65 करोड़ का देना था। बट उसमें से अब हमको कितना देना बाकी दिखाई दे रहा है, 23 करोड़ का। तो इसका मतलब 42 करोड़ का तो हम लोगों ने उसको पेमेंट कर दिया होगा। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो मैंने क्या किया, वापस से बैलेंसिंग फिगर लगाया, तो 21 प्लस 44 दिस कम्स टू 65 करोड़, और ये 65 में से जब मैं 23 माइनस कर रहा हूं, तो आई एम गेटिंग व्हाट 42 करोड़, यहाँ पे मेरे को मिल रहे हैं 42 करोड़, और ये क्या रहेंगे बताना, टू बैंक, और ये भी कैसे निकाला हमने, बैलेंसिंग फिगर से। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा, कितना पेमेंट किया होगा, 42 करोड़ का पेमेंट किया होगा। आई होप सबको समझ में आया। बट क्योंकि पेमेंट किया, दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको उठाओ और ऑपरेटिंग में इसको आउटफ्लो बोल के बता देना। तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और ये कितना है 42 करोड़ लगा। तो यहाँ वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दो, डेटर से जो रिसीव हुई वो वर्किंग नोट 1, और ये वर्किंग नोट 2, ये भी डाल देना, और यहाँ पे नंबर डाल दो डेटर को, वर्किंग नोट 1 और ये वर्किंग नोट 2, ठीक है, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। अब यहाँ टैली करने की कोशिश मत करना, क्योंकि टैली आपको नहीं समझेगा। अब जो बैलेंस आया वो मान के चलो करेक्ट बैलेंस होगा, ओके, वो आप बस बुक से टैली कर सकते हो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग, 81 माइनस 11 माइनस 80 माइनस 22 प्लस 49, और ये माइनस 42 करना पड़ेगा, माइनस 42, तो ये आ रहा है कितना, 37। तो ये 37 को क्या बोलेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन, और ये कितना आया, 37 आया। अब जब टैक्सेस पेड 8 के माइनस कर दोगे, तो फिर बाहर कितना जा रहा है आपका, 29 करोड़, तो इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये कितना है बताना, 29 करोड़ का आ गया, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का देखते हैं, 14.4 माइनस 11 दिस कम्स टू 3.4 करोड़, इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना, 3.4 करोड़। वैसे ही आपका फाइनेंसिंग में सब कुछ लूटा है, सब कुछ गया है पैसा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 11.7 प्लस 1.5 प्लस 7, तो टोटल कितना गया, 20.2 गया। तो ये सब माइनस में डालना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
कैश यूज्ड फॉर व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 20.2 करोड़ आपने वहां पे डाल दिया। क्लियर होगी बात? अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पे बच कितना रहा है। तो 29 प्लस 3.4 माइनस 20.2, तो आपको ये मिलेगा 12.2 करोड़। ओके, ये क्या है बताना आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज। दिस इज व्हाट योर नेट इंक्रीज और डिक्रीज। और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना था 6, तो 6 में ये इंक्रीज ऐड कर दो तो फिर 18.2 ये तुमको मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ओके, तो एट लास्ट तुम्हारा आंसर कितना दिखेगा बताना 18.2 आपको आंसर दिखेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड का। अभी तक आपको एंड का भी बैलेंस दे देते थे तो हम लोगों को कंफर्मेशन मिल जाता था कि हमारा स्टेटमेंट टैली हुआ, बट यहाँ पे अब कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, बस आपको आपके ध्यान से ये पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।